तो भैया देखो भाई साहब, हमने आर्टिकल 41 तक कर लिया था। अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं आर्टिकल 42 से। कहां से बात कर रहे हैं भैया? 42 से। तो आर्टिकल 42 में कहता क्या है बेटा, क्या प्रावधान है? कहता है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित तथा मतलब दशाओं का निर्माण करना, मानवोचित दशाओं का निर्माण करना, दशाओं का निर्माण करना तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है। भैया क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है भाई साहब कि जो राज्य होगा, यानी कि जो सरकार होगी, यानी कि जो योगी हैं अभी वर्तमान में, या मोदी हैं, मोदी केंद्र सरकार है, योगी राज्य सरकार है, तो इनका क्या काम होगा? इनका काम यह होगा कि राज्य के अंदर जो हमारा यूपी है चाहे भारत है, इसके अंदर ये ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जहां पर महिला और पुरुष के बीच में काम करने की जो स्थितियां हैं वह बिल्कुल बराबर रहे। इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? इसका मतलब ये हो गया कि मान लो किसी सरकारी ऑफिस में एक महिला जो जॉब कर रही है, वहीं पर पुरुष जॉब कर रहा है, तो दोनों के लिए माहौल जो है बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा माहौल हो जहां पर महिलाओं का शोषण हो रहा है। अब उसमें लोग घूर घूर के देख रहे हैं महिलाओं को, तो भाई महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करेंगी, अच्छा फील नहीं करेंगी अगर आप घूर घूर के देखते हो तो अगर कोई घूरता है, कोई छेड़ता है, कोई बदतमीजी करता है, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। पहला काम तो ये, मतलब ऐसी दशाएं होनी चाहिए कि जहां पर लोग अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। जैसे आप जाएंगे हरियाणा में, तो वहां पे जैसे आप भाई साहब थोड़ा सा अनुभव रहा उधर का भी, तो जैसे मान लो कोई महिला महिला आ रही है, तो उसमें कमेंटबाजी करेंगे। कैसे करेंगे? मैडम बट बुलरों में स्पेशल तेरी खातिर लाई अरे मैडम। तो भाई साहब ये मतलब कुछ अलग तरह का है भाई, सबका अपना अपना ट्रेंड है, सबका अपना तरीका है। तो भाई ऐसी दशाएं नहीं होंगी जहां पर लड़की और लड़के के लिए काम करने के लिए समस्याएं हो भाई साहब। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि महिला है अगर कोई, और महिला प्रेग्नेंट है या महिला माता बनने वाली है, तो महिला माता बनने वाली है तो क्या उनके लिए काम करना उतना ही सहज होगा जितना एक पुरुष के लिए है? नहीं होगा ना भाई। महिलाओं के लिए ये, यदि वह मातृत्व अवस्था में है, यानी कि मां बनने की अवस्था में है, तो ऐसे में उनके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो भैया मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए सरकार की तरफ से सरकार छूट देगी, उनको आवश्यक छुट्टी देगी। संभवतः 2 साल की है ये, कि यदि कोई महिला मां बनने वाली है तो उसको 2 साल की जो है संभवतः छूट या छुट्टी मिलेगी। घट बढ़ सकता है, एग्जैक्टली नहीं बता सकते हम, लेकिन अप्रॉक्स 2 साल के आसपास का टाइम है। तो महिलाओं को सरकार देती है छूट कि भाई ठीक है, आप माता बनने वाली हैं तो आप अपना और अपने बच्चे को, होने वाले बच्चे का ध्यान रखें, ख्याल रखें, और जब तक कि वह मतलब आप सक्षम हो जाए कार्य करने के लिए, तब आप काम पर आ जाए। तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं को ये छूट देगा, और इससे काम करने की आदर्श दशाएं उत्पन्न होंगी। तो आर्टिकल 42 ये कहता है। अब आर्टिकल 43 पर आइए, और ये देखिए आर्टिकल 42 में जैसे कि यही है कि महिलाओं को न्याय संगत काम दिया जाए। भाई महिलाओं को पूरा पूरा प्रॉपर काम दिया जाए, और उनके साथ जो है एक अच्छा माहौल हो काम करने के लिए। और गर्भावस्था के समय महिलाओं को अवकाश, यानी कि ये बातें मैं आपको समझा चुका हूं। अब यहां से आगे देखो आर्टिकल 43 क्या कहता है। कि आर्टिकल 43 कहता है कि भैया राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो जो राज्य के अंदर मजदूर आदमी है, भैया कमजोर आदमी है, भाई साहब राज्य के अंदर जो देश हमारा है, जो जो हमारा एक इकाई है, राज्य है, देश है, तो उसके अंदर जो कमजोर आदमी है, कमजोर का मतलब यह है कि जिसके पास पैसा नहीं है या सामाजिक रूप से इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो उस व्यक्ति के शोषण होने की संभावना हमेशा बनी रहती है भैया। तो जो शोषण होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, तो उसको कौन बचाएगा? उसको बचाएगी सरकार। सरकार की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी आदमी का शोषण न हो। जैसे एग्जांपल देखिए भाई साहब, कोई बड़ा पैसे वाला आदमी है, बिल्डिंग बनवा रहा है, तो अगर कोई मजदूर वह ढूंढ रहा है मजदूरी के लिए, तो मजदूर उसके यहां काम करने जाएगा, तो भैया कह देगा हम तुमको 150 रुपए देंगे। गरीब आदमी है, करेगा भी तो क्या करेगा? कह रहा जहां कुछ नहीं वहां 150 मिल रहा, चलो भैया काम कर लो। तो
यहां पर तो उसका शोषण हुआ ना, उसके दिन भर आपने उसके शरीर से काम लिया और उसको फिर आप 150-200 रुपए देके भगा देते हो, ये तो उसका शोषण हो गया। तो सरकार ने तय किया है कि भैया तुम कम से कम जो है इससे कम मजदूरी तुम नहीं दोगे, तो 300, 380 या जो भी ऐसा है सरकार ने फिक्स किया है, तो वो न्यूनतम मजदूरी सरकार तय करेगी। सॉरी गाइस। तो न्यूनतम मजदूरी जो है सरकार तय करेगी, और न्यूनतम मजदूरी सरकार इसलिए तय करती है ताकि गरीब से गरीब आदमी का भी शोषण ना हो और कोई उससे कम पर मजदूरी ना करे। तो भैया वही कहा गया आर्टिकल 43 में कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, ये निर्वाह का मतलब क्या होता है, वो मजदूरी जिससे वो अपना जीवन गुजारा कर सकें। श्रमिक वर्ग को राज्य एक निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराए, यानी कि जो श्रमिक वर्ग है उसको, अच्छा मान लो दूसरी बात ये कि ये तो शोषण हो गया, दूसरी बात ये है कि मान लो जॉब ही नहीं है, जॉब है ही नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर में ना गवर्नमेंट सेक्टर में, तो देश के लोग करेंगे क्या। तो भैया राज्य की जिम्मेदारी है कि भैया जो राज्य है वो लोगों को रोजगार दे, वह लोगों को रोजगार दे। और अगर सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है तो इसके लिए हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जॉब देना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है राज्य की, ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है कि तुमको जॉब देना ही देना है। भाई पैसा होगा, फंड होगा तो सरकार जॉब देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। तो ये स्थिति है। तो अब देखिए उसमें सरकार ने कुछ काम करने का प्रयास किया है कि जो आजकल आप देखते हैं कि मनरेगा जो प्रोग्राम है, तो उसमें लोगों को कम से कम 180 दिन के काम देने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो मजदूर वर्ग है उसको कम से कम 180 दिन का काम मिलेगा ही मिलेगा, और काम नहीं मिलता है तो उसको न्यूनतम मजदूरी उतनी प्राप्त होगी। यानी कि सरकार ने रोजगार देने का प्रयास किया है, लेकिन बेटा उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब ऑन पेपर सब ढकोसलेबाजी है, उससे कुछ होता नहीं है। सॉरी, मुझे ये ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से जो है उतना सफल नहीं रहा है, व्यवहारिक रूप से इतना सफल नहीं रहा है, क्योंकि आज भी लोगों को मजदूरी करने के लिए या तो बाहर जाना पड़ता है, या बहुत से लोग मजदूरी गरीबी की हाल में जीवन जीने के लिए बेताब पड़े हुए हैं, मतलब गरीबी के हाल में जीवन अपना वो जी रहे हैं। अब देखिए सरकार ने प्रयास किया भैया कि मनरेगा कार्यक्रम चलाएंगे और हम लोगों को रोजगार देंगे। और इसी के अलावा जैसे आप देखेंगे कि कोरोना काल में बहुत से लोग बेरोजगार हुए थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने कहा था कि भैया हम जो है छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रावधान करेंगे। सरकार ने किया भी होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से कोई उसका अभी तक रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार ने कहा था कि हम लोगों को ट्रेंड करेंगे, हम लोगों को छोटे छोटे स्किल सिखाएंगे कि लोग अपना छोटा छोटा व्यवसाय कर सकें, लेकिन अभी तक उसका रिजल्ट क्या है कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेकिन सरकार ने कहा था कि वो ऐसा करेगी। तो कुटीर उद्योग जो है इस आधार पर चलाए जाते हैं। आर्टिकल 44 क्या कहता है? तो भैया आर्टिकल 43 में आपने साफ साफ क्या समझा? साफ साफ ये समझा कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करे, लोगों को रोजगार दे, न्यूनतम मजदूरी तय करे, और ये राज्य की जिम्मेदारी है। राज्य ऐसा करने का प्रयास भी करती है, सफल है नहीं सफल है वो आप तय करो, ठीक है। आर्टिकल 44 देखिए, आर्टिकल 44 में कहा गया है कि एक समान सिविल संहिता या सिविल कोड। इसका मतलब क्या है? राज्य की जिम्मेदारी है कि वह राज्य के हर आदमी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून बनाए। राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए बेटा एक जैसा कानून हो, चाहे वह गरीब आदमी हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी हो। अगर एक गलती करता है तो उसके लिए सजा बराबर होगी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। एक गलती की सजा क्या होगी? बराबर होगी, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि वह कानून सबके लिए एक जैसा बनाएगा, राज्य सबके लिए कानून एक जैसा बनाएगा। यह आर्टिकल 44 में कहा गया है, और इसी को बोलते हैं सिविल संहिता या कॉमन सिविल कोड बोलते हैं, ठीक है। एक समान सिविल संहिता यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून राज्य ने बनाया भी है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 45 क्या कहता है? भैया इसके नोट्स बना लेना। संविधान का आर्टिकल 45 कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं,
तो उनको जो है बाल्यावस्था तथा शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। मतलब राज्य की जिम्मेदारी है कि जो 6 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए वह क्या करे भैया, वह प्रावधान करे किसका, उनकी शिक्षा दीक्षा का, उनके भोजन का। और इसीलिए आजकल जो है आप देखते हो कि आंगनबाड़ी, जिसको आजकल के ट्रेंड में लोग आड़ीवाड़ी कहते हैं, आंगनबाड़ी जो विद्यालय है जिनमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नॉमिनेशन है, तो वो सरकार चला रही है। लेकिन आपको पता है कि वहां भी क्या होता है, बच्चों से ज्यादा तेल तो वो जो आंगनबाड़ी चलाते हैं वो लोग खा जाते हैं। व्यवहारिक रूप से बेटा तेल वेल मसाला वसाला सब्जी वब्जी कुछ मिलता नहीं है। आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ने वढ़ने जाते नहीं है, कोई पेरेंट भेजता नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार की बहुत बढ़िया योजना ये नहीं है। सरकार प्रयास कर रही है लेकिन उसका रिजल्ट ग्राउंड लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आंगनबाड़ी जैसे संस्थान को बना करके सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयास किया है। 46 देखिए, आर्टिकल 46 कहता है कि राज्य अनुसूचित जनजाति जातियों दुर्बल वर्ग के अर्थ शिक्षा हितों को बढ़ावा देगा। यानी कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जो देश के अंदर अनुसूचित जनजाति लोग हैं, अनुसूचित जाति लोग हैं, वो कौन लोग होते हैं जिनको हम एसटी और एससी कहते हैं। तो भैया एसटी और एससी वो लोग हैं जो राज्य के दृष्टिकोण से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यानी कि जिनके पास पैसा भी नहीं है और सामाजिक स्तर भी उनका बहुत बड़ा नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो उनको सरकार ने जो है एसटी एससी की परिभाषा दी है। तो उन लोगों को जब तक हम एक धरा पर, एक बराबरी के धरातल पर नहीं लेकर के आएंगे, तब तक राष्ट्र का जो चहुमुखी विकास है वो नहीं हो सकता है। तो राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति का विकास हो देश के अंदर। तो इसीलिए राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जो एससी एसटी लोग हैं उनको वह प्रमोट करे, शिक्षा के लिए प्रमोट करे, उनके हितों का सुरक्षा करे, उनके हितों की देखरेख करे। और इसीलिए सरकार ने एसटी एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, या सरकार ने जो है कम शुल्क पर उनको एडमिशन देने का प्रावधान किया, या कम पैसे पर निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की। ये तमाम एनजीओ के माध्यम से एसटी एससी पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम जो है अब प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो ये सरकार क्यों कर रही है? क्योंकि उसको ऐसा आर्टिकल 46 में करने के लिए कहा गया है ना बच्चों। तो भैया सॉरी, तो आपसे जो मैं बात कर रहा था आर्टिकल 47 पे थे हम लोग। भाई साहब आर्टिकल 47 क्या कहता है? भैया हम लोग देखो डीपीएससी पढ़ना है और इसमें राज्य की जिम्मेदारियों की बात चल रही है। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह पोषण स्तर को, जीवन स्तर को तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास राज्य करेगा। भैया क्या कहना चाहता है? इसका मतलब यह कहना चाहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जो राज्य है वह राज्य में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह हो गया कि भैया अगर कोरोना काल आएगा तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह चावल गेहूं दाल लोगों को बांटे, लोगों को खाना उपलब्ध कराए। सरकार ने करने का प्रयास किया, नहीं करती तो हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन सरकार ने नैतिक जिम्मेदारी समझी और काम किया। बहुत तो नहीं कर पाई सरकार, लेकिन फिर भी प्रयास किया। तो ये सरकार अपने मन से नहीं कर रही है, सरकार को ऐसा करने के लिए कहा गया है। कहां कहा गया है? संविधान के अंदर। आप देखेंगे तो यहीं पर जो है सरकार लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कि जो एम्बुलेंस वगैरह चल रही हैं, आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाते हो, 1 रुपए 2 रुपए की पर्ची कटवा करके आप अपनी दवाइयां लेते हो। हालांकि एक अलग बात है कि उसमें भी कमीशनबाजी है, लोग घुसखोरी करते हैं, चोरी करते हैं लोग, और पर्ची पर महंगी दवाइयां बाहर लिखते हैं कमीशन के लिए, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार ने प्रयास किया है भाई, और हम और आप जैसे लोग जो हैं
जो वहां बैठे हुए हैं क्लर्क बन करके मेडिकल में, चाहे कोई भी वहां पे जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं, तो वहां लोग दलाली कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने अपना काम किया है कि सरकार ने हॉस्पिटल खोल रखा है। तो सरकार ने खोला है, सरकार दवाइयां दे रही, तो सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा आर्टिकल 47 में उसको करने के लिए कहा गया है। आर्टिकल 48 देखोगे आप, तो राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य कृषि को बेहतर करेगा। अरे भैया, अगर राज्य कृषि बेहतर नहीं करेगा, अगर राज्य कृषि बेहतर नहीं करेगा तो राज्य का विकास होगा कैसे? राज्य के लोग जिएंगे कैसे? राज्य के पास इतने खर्चे, और सारे खर्चे कहां से आएंगे? तो तमाम समस्याएं राज्य को होगी। लेकिन जब कृषि बेहतर होगा तो कम से कम भैया चावल गेहूं तो भारत का हो गया, वो तो नहीं खरीदना पड़ेगा, तो लोग अपने आप संपन्न होंगे। जब पेट भरा रहेगा बेटा तो लोग संपन्न हो जाएंगे। तो राज्य देश को बेहतर बनाने के लिए कृषि को बेहतर करने का प्रयास करता है। इसके अलावा राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पशुपालन का भी ध्यान रखेगा। पशुपालन का ध्यान रखने का मतलब यह है कि राज्य के अंदर जितने दुधारू पशु हैं उनकी वह रक्षा करे। जितने भी ऐसे पशु हैं जो खेत जोतने के काम आते हैं या माल ढोने के काम आते हैं, तो उन पशुओं की भी रक्षा करे। इसीलिए सरकार जो है प्रतिबंध लगा सकती है गाय काटने पर, या भैंसों को काटने पर, या पशु के वध पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है कि वह देश के अंदर पशुओं की भी सुरक्षा संरक्षा करे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? बच्चों, जहां भी दिक्कत आ रही है आप अपने को बताओ, कमेंट करो यार, क्वेश्चन मारो यार, फाड़ू बिल्कुल। जहां भी दिक्कत आ रही है भाई से डिस्कस करो, तुम्हारा भाई बताएगा सब क्या चीजें हैं। तो पशुपालन को विकसित करेगा कौन? राज्य। आप देखिए, और इसी में जो आर्टिकल 48A है, इसी में कहा गया है कि जो पर्यावरण है उसकी भी सुरक्षा राज्य करेगा, और पर्यावरण संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा, और वन्य जीवों की रक्षा करेगा। भैया इसीलिए सरकार जो है पेड़ कटने से रोकती है। भाई साहब, जब मान लो सारे पेड़ कट जाएंगे, लोग धड़ल्ले से जंगल काट रहे हैं, तो पेड़ों के कटने से होगा क्या कि जो प्रकृति का बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा भैया। सांस लेने के लिए हवा चाहिए ना, ऑक्सीजन तो चाहिए भाई साहब। ऑक्सीजन कहां से आएगा? अगर मान लो हर कोई सोचे भैया हमार पेड़ हम काटब, तो जब सबके पेड़वे काट देगी तो ऑक्सीजन कहां से आई बाबू? तो ऑक्सीजन जरूरी है, तो उसके लिए सरकार पेड़ बचाती है। पेड़ों से न केवल ऑक्सीजन मिलता है, बल्कि फल मिलता है, छांव मिलता है, लकड़ी मिलती है, और तमाम प्रकार की औषधियां मिलती हैं। तमाम प्रकार के लाभ है पेड़ पौधों से। तो पेड़ पौधों का होना जरूरी है, एक स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है, इसीलिए सरकार उनको संरक्षण देती है। दूसरी बात, उनका संवर्धन करती है सरकार, मतलब पेड़ों की संख्या को बढ़ाती है। तो भाई साहब समय से आप देखेंगे तो सड़क के किनारे सरकार पेड़ लगवाती है, पौधरोपण कार्यक्रम चलता है, लोग पौधा लगाते हैं। तो ये वृक्ष संवर्धन का कार्य करती है सरकार। उसके अलावा जो वन्य जीव है उनका होना भी जरूरी है भाई साहब। अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे भैया तो धरती पर से संतुलन बिगड़ जाएगा। एक टॉपिक है जिसका नाम है वन्य जीव अभ्यारण्य, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा कि वन्य जीव कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर 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 वन्य जीव, अगर वन नहीं रहेंगे, अगर जीव नहीं रहेंगे, तो भैया धरती पर एक बेहतर जीवन संभव नहीं है। तो इसीलिए पशु पक्षी का होना भी जरूरी है। तो सरकार उनको बचाने के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाती है, जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, और एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, जिसको नेशनल पार्क कहते हैं। तो सरकार ये काम करती है ना, ये काम इसीलिए करती है ताकि जीवों का संरक्षण किया जा सके। तो आर्टिकल 48A में कहा गया, भैया परीक्षा में 100 बार पूछा गया है, आर्टिकल 48A 100 बार पूछा गया कि कहां पे संरक्षण पेड़ पौधों का, जीवों का। तो आर्टिकल 48A तुम भैया कहीं मत भूलना, याद रख लेना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई साहब मेहनत करके पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, और एक दिन तुम भी गाना गाओगे कि करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भाई साहब आप भी एक दिन ऐसी गाओगे, कन्हैया सब कर रहे हैं, मेहनत करते रहो, कन्हैया आपको प्रेरणा दे कि आप मेहनत करते रहो, और भाई साहब खूब आगे जाओ, इतना आगे जाओ कि वहां तुम्हें पीछे कुछ दिखाई ही ना दे। बहुत आगे जाओ बेटा, खूब आगे जाओ। आर्टिकल 48A के बाद देखो आर्टिकल 49 देखो। भाई साहब राज्य की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, स्मारक क्या होते हैं भाई साहब? अब जैसे मान लीजिए, स्मारक का मतलब होता है कि किसी की याद में बनाई गई बिल्डिंग, या किसी के द्वारा बनाई गई ऐसी बिल्डिंग जो उसकी स्मृति हो।
जैसे कि आप देख सकते हैं कुतुब मीनार को, जैसे आप देख सकते हैं मेहरौली के लौह स्तंभ को, जैसे आप देख सकते हैं कि लाल किले को, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको, आप देख सकते हैं रानी की वाव को देख सकते हैं आप, जैसे कि आप जो है तंजौर के मंदिरों को देख सकते हैं, कर्नाटक हम्पी के जो आप स्थापत्य उनको देख सकते हैं, तमाम स्थापत्य हैं भारत में देखने के लिए। तो राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य उसको बचाए, उसकी देख रेख करे। क्यों करे भैया? इसके कई सारे लाभ है। पहली बात तो ये हमारे गौरवशाली इतिहास को बताते हैं, हमारी गौरवशाली इतिहास को बताते हैं। कौन? ये स्मारक है लटकल बाबू, ये गौरवशाली इतिहास को बताते हैं। इसके बाद ये एक ऐसे स्थल है जो टूरिज्म को डेवलप करता है, तो इनके कई सारे महत्व हैं। तो राज्य उनकी देखरेख करे भाई साहब। स्थानों का, जैसे स्थान का मतलब कौन का? चौरी चौरा आप ले लीजिए, चौरी चौरा हमारा ऐतिहासिक स्थल है। अमृतसर ले लीजिए, ऐतिहासिक स्थल है। तो ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं जिनकी सरकार देखरेख करे। और वस्तुओं का संरक्षण करे। वस्तुओं का संरक्षण का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो तमाम प्रकार की वस्तुएं हैं जो ऐतिहासिक हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भैया महाराणा प्रताप का तलवार आप देखेंगे तो 80 किलो लोग कहते हैं भाई साहब 80 किलो का तलवार अगर होगा और महाराणा प्रताप उसको चलाते होंगे तो भाई साहब तो उसमें तो भाई साहब तो सोचे जहां गिरता होगा वहां क्या करता होगा 80 किलो का तलवार। अब पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, लेकिन हमारी भी जानकारी में उड़ते उड़ते आया है। अब हम ऐसा कहीं पढ़े नहीं कि 80 किलो की तलवार थी उनकी, लेकिन सुनने में आया कि 80 किलो की तलवार चलाते थे वो। अगर 25 किलो का होगा तो बहुत भारी होगा यार, बहुत भारी तलवार था। तो भाई साहब अगर वो तलवार कहीं मिल जाए तो उसका संरक्षण कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 50 कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करे। अब भैया ये कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है? तो कार्यपालिका न्यायपालिका क्या है? तो देश के अंदर जो कानून को लागू करता है वो कार्यपालिका है, और जो उसकी जांच करता है कि कानून सही है कि नहीं है वो न्यायपालिका है। बात समझे? जो देश के अंदर कानून को लागू करे वो कार्यपालिका है, और जो उस कानून की जांच करे कि कानून ठीक बना है कि नहीं बना है वो कौन है? न्यायपालिका है। तो अगर कानून बनाने वाला ही कानून जांच करने वाला हो जाएगा तो भाई साहब फिर तो मौजा ही मौजा है, फिर तो कभी कोई चोर बनेगा ही नहीं भाई साहब। जिसने लूटा वो अपने आप को क्लीन चिट दे देगा कि मैं बिल्कुल साफ सुथरा आदमी। लेकिन अभी क्या व्यवस्था? अभी व्यवस्था ये है कि काम जो लोग कर रहे हैं उनकी जांच करेगी न्यायपालिका। तो काम करने वाले भारत में अलग हैं और उनकी जांच करने वाले अलग हैं। तो राज्य के अंदर, देश के अंदर ईमानदारी का प्रचलन रहे, इसके लिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद भाई साहब आर्टिकल 51 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 51 में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह शांति और सुरक्षा को बना के रखे। शांति और सुरक्षा क्या बच्चों? शिक्षा और सुरक्षा। तो शांति और सुरक्षा जो है उसको सरकार बना के रखे। तो सरकार उसको बना के रखे, उसको फायदा क्या होगा? भाई साहब हम दूसरे देश से नहीं लड़ेंगे, कोई आक्रमण करेगा तो हम आंसर देंगे, वैसे हम लड़ने नहीं जाएंगे। तो भाई साहब लड़ने नहीं जाएंगे, कोई अगर आएगा मारने तो मार करेंगे भाई साहब, इसलिए क्योंकि युद्ध करने में केवल नुकसान ही होता है बच्चा। फायदा जितना हो सकता है उससे ज्यादा नुकसान होता है बच्चा, बहुत समस्याएं आती है युद्ध की। तो पहला प्रयास ये करना है कि भैया शांति से तुम भी चलो और हम भी चले, शांति पूर्वक जीवन को व्यतीत कर लें। अगर कोई काम शांति से निपट जाए तो उसको शांति से निपटा देना राज्य की पहली जिम्मेदारी होगी। और इसीलिए भारत सरकार ने जो है गुट निरपेक्ष की पॉलिसी अपनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य के क्या क्या काम है आपने बहुत ध्यान से बातों को सीखा होगा। भाई साहब आज अपन तुम्हारा भाई बहुत खुश है, बढ़िया पढ़ाएगा बिल्कुल एकदम सिस्टम से, और आप लोग भी पढ़ो बढ़िया तरीके से, रिस्पॉन्ड करो। थैंक यू सो मच गाइस। इस पर क्या क्वेश्चन बनेंगे तो सीधा आर्टिकल ही पूछ लेगा कि भैया बताओ पर्यावरण संरक्षण भारत के किस भाग में दिया गया है, या बच्चों के लिए शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी, यहाँ ये कहाँ प्रावधान किया गया है, राज्य के कामगारों के लिए सरकार ने कहाँ व्यवस्था किया है, राज्य जो है ग्राम पंचायत का गठन करेगा, इसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है। तो आर्टिकल पूछ सकता है, भाग पूछ सकता है, जो है आपसे अध्याय पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान समझो, सब बच्चा सेट कर गया होगा, ठीक है? टेंशन तो लेना ही नहीं बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।